नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 18 नंबर का गद्य पहली चूक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और इसके लेखक हैं विद्यार्थी मित्रों श्रीलाल शुक्ल जी। सबसे पहले हम श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार कथाकार श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 में लखनऊ के पास अतरौली नामक गाँव में हुआ था। इनकी शिक्षा लखनऊ तथा इलाहाबाद में हुई। 1950 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए चुने गए, यानी वह आईएएस थे। उत्तर प्रदेश शासन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। श्रीलाल शुक्ल ने साहित्य रचना 1955 में आरंभ की थी, यानी साहित्य की जो रचना है उन्होंने 1955 में आरंभ की थी। इन्होंने अपने व्यंग्य लेख में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी, यानी उनकी जो रचनाएं थी आमतौर पर व्यंग्य लेख के रूप में ही जानी जाती है और उन्होंने व्यंग्य लेख ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखे थे। समझते हैं। श्रीलाल शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना राग दरबारी उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है वह राग दरबारी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस व्यंग्यपूर्ण उपन्यास पर उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यानी तो राग दरबारी उपन्यास लिखा था, इसलिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जनजीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित है। शुक्ल जी की अन्य प्रमुख रचनाएं अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ पहली चूक में लेखक ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो शहर में रहते हैं और गांव के वातावरण से बिल्कुल अपरिचित है। यानी यह जो पहली चूक गद्य है, इसमें लेखक ने ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि जो शहर में रहते हैं और गांव के वातावरण से बिल्कुल अपरिचित है। गांव का वातावरण कैसा है वह उन्हें पता ही नहीं है। वे पुस्तक और सिनेमा से प्राप्त जानकारी के आधार पर मन में कल्पना का गांव बनाते हैं। यानी उन्हें गांव के बारे में जानकारी हासिल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सिनेमा देखे हैं, पुस्तकें पढ़ी है, उसके आधार पर ही वो गांव की कल्पना करते हैं। पर गांव के यथार्थ जीवन से सामना होने पर उनकी कल्पना का गांव टूट जाता है। लेकिन यथार्थ जीवन में जब वह गांव से जुड़ते हैं तब उनकी जो कल्पना का गांव है वह टूट जाता है। तो देखते विद्यार्थी मित्रों, इस लेख में जो व्यंग्य लेख है पहले चूक, उसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने कौन सी बातें प्रमुख स्थान पर रखी है। उन्होंने बताया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे अच्छा व्यवसाय जो है, सबसे अच्छा कार्य जो है वह खेती है, यानी खेती का कार्य सबसे उत्तम है। और मध्यम बान यानी मध्यम कार्य है, बान यानी कि व्यापार करना वह मध्यम है। अधम चाकरी यानी अधम यानी कि निम्न कक्षा का, और चाकरी यानी कि नौकरी। निम्न कक्षा का जो कार्य है वह नौकरी करना है। और भीख निदान, अगर वो सबसे अगर बुरा कार्य है तो वह भीख मांगना है। पहले उन्होंने बताया कि जो खेती का कार्य वो सबसे अच्छा है, उससे मध्यम अगर बात की जाए तो वह व्यापार का है। अधम चाकरी यानी कि सबसे निम्न कक्षा का कार्य नौकरी करना है, और सबसे बुरा कार्य भीख निदान यानी भीख मांगना है। यह कहावत पहले मैं कई बार सुन चुका था। लेखक यह जो कहावत है वो कई बार सुन चुके थे। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं। यानी कि उन्होंने बीए तक की पढ़ाई कर ली थी और उन्हें अधम चाकरी यानी कि नौकरी मिली नहीं थी। इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला गया। उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो खेती का व्यवसाय करते हैं, और इसलिए वहाँ अपने गांव चले जाते हैं। मेरे चाचा ने मुझे वो समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। उन्होंने बताया, यानी लेखक के जो चाचा थे, उन्होंने बताया कि भाई खेती का काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस तरह से तुम फारसी पढ़ोगे और फारसी पढ़कर तेल नहीं बेच सकते, उसी तरह अंग्रेजी पढ़कर तुम खेत नहीं जोत सकते, यानी खेती का कार्य नहीं कर सकते। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब
कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। यानी उन्होंने यहाँ पर बताया कि यह तो सब कुदरत का कार्य है, जो भी कार्य है, जैसे कि फारसी पढ़कर जो तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोल सकते और नहीं खेत जोत सकते। चाचा चचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा। यानी उनके जो चाचा है वो बताते हैं कि बेटा तुम जो ये खेती करना चाहते हो, बीए तक की पढ़ाई की और खेती करना चाहते हो, तो पेशा तुम्हें नहीं चलेगा, तुम यह कार्य नहीं कर पाओगे। यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। यानी वो बताते हैं कि उनके चाचा कि ये तो हमारे जैसे जाहिल यानी कि अनपढ़ लोगों, गंवार लोगों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। खेती का कार्य कोई आसान नहीं है, इसमें दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, पानी, पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। आगे क्या कहते देखते। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। अब लेखक बताते हैं कि भाई आप जो कह रहे हो चाचा कि यह मिट्टी और गोबर का कार्य है, तो मिट्टी जो शरीर है हमारा वह तो मिट्टी से बना हुआ है और गोबर तो बहुत ही परम पवित्र है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। उन्होंने बताया कि आप अगर बताते हो कि भाई मिट्टी का स्थान पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है, यानी कटाक्ष के तौर पे यहाँ बताते हैं। मेरे मुंह से पवित्रता के बात सुनते ही चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। यानी सब जो लोग थे वह सब सुनने लगे, भाई धन्य है आप। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़ों बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं लेखक चाचा को कि जो आप खेती की बात कह रहे हो ये जाहिलों का कार्य नहीं है, अनपढ़ों का कार्य नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गया था। बाल्टियर खुद बागवानी करता था। ग्लेस्टन लकड़ी चिरता था। यानी उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जो लोग थे, यानी यहाँ पर उन्होंने जो विदेशी साहित्यकार उनकी बात की है कि यह अगर बड़े बड़े लोग अगर खेती की प्रशंसा करते हो तो आप किसी का खेती का जो पेशा है उसे जाहिलों का पेशा मत कहिए। ये तो बड़े लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। यानी गौतम ऋषि भारत देश के जो ऋषि थे गौतम ऋषि, उनकी बात की है कि जैसे गौतम ऋषि भी तो गेहूं बोते थे, यानी गेहूं की खेती करते थे। वैसे तो कंद मूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी और वे ज़्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे। यानी उन्हें बताया कि जो गौतम ऋषि थे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फल और शकरकंद ही अपने खेती में बनाते थे, पकाते थे। इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूँगा, मेरा यही फैसला है। अगर इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि खेती अच्छा कार्य है तो मैं खेती का कार्य उत्तम मानता हूँ और मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं कल से खेती करूँगा। यानी यह लेखक ने फैसला कर लिया था और चाचा को बता दिया था। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो, यानी यहाँ पर बताया चलो ठीक है आप खेती करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ लो, क्या बताते हैं कि खेतों के आसपास कॉफ़ी हाउस होते न क्लब। इन्होंने बताया कि आप खेती करना चाहते हो तो कोई चलो ठीक है, लेकिन खेती के आसपास न ही कॉफ़ी हाउस होते हैं और न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की टूटियों पर घूमना फिरना होता है। यानी आप सिनेमा में देखते हो कि एकदम नरम कुर्सी पर बैठते हो, गद्देदार कुर्सी पर बैठते हो, तो उस तरह यहाँ पर ऐसी कोई कुर्सियाँ नहीं है, आपको अरहर की टूटियों पर ही बैठना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो। यह मैं आपको बता दूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं, हमें बताते हुए कहते हैं कि मुझे सिनेमा देखना बहुत अच्छा लगता है और सिनेमा का मुझे बड़ा शौक है। यह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। उन्होंने बताया कि सिनेमा देखने का मुझे शौक है, यानी इसलिए देखता हूँ कि सिनेमा से जो उन्नति का साधन है, यानी खेती का जो उन्नति का साधन है वह हमें समझ में आ जाता है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। यानी सिनेमा से ही जो खेती है उसका बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत में जोतने जाते हैं। यानी उन्हें बताया कि जो बड़े बड़े हीरो है वो खेतों के अंदर जाते हैं और
गाते जाते हैं, यानी खेतों में जाकर वहाँ गाते भी है। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है, यानी सिनेमा घरों में ऐसा बताया गया है कि जो हीरोइन है वो टोकरी के अंदर क्या लेकर आती है, रोटी लेकर आती है, यानी सिनेमा घरों में ऐसा दिखाया जाता है, सिनेमा में ऐसी बातें होती है। हरी भरी फसल में आग मिचोलने का खेल होता है, जैसे सिनेमा में बताया गया कि हीरो खेत जोतता है और हीरोइन रोटी लेकर आती है, और हरी भरी जो फसल होती है उसमें आग मिचोलने का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है और गाती भी है, यानी जब फसल काटी जाती है तब जो हीरोइन है उसके साथ में बहुत सारी लड़कियां नाचती है और गाती भी जाती है। वे नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गाँव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं, यानी यह सिनेमा घरों में देखने के बाद में उन्हें लगता है तो गाँव तो बहुत ही अच्छा है, यानी ऐसे मधुर दृश्य देखकर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गाँव में आते हैं और गाँव में आकर खेतों के चक्कर काटने लग जाते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है, यानी उन्हें बताया कि सिनेमा द्वारा कैसे शिक्षा मिलती है, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करके दिखा दिया। सब पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भाई सिनेमा से मिली थी, यानी उन्होंने बताया कि अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि सिनेमा से ही मुझे खेती करने की जो शिक्षा है वह मिली थी। दूसरे दिन चचा ने मुझसे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा खेत कहाँ पर है। अब दूसरे दिन लेखक तैयार हो जाते हैं और चचा ने बताया कि जाओ और खेतों में जाकर काम करो। अब लेखक पूछता है कि भाई मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे बताइए तो सही हमारा खेत कहाँ पर आया है। उन्होंने कहा गाँव के दक्षिण की ओर रमेश्वर की बाग के आगे गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम की एक राह फुटती है। राह से उत्तर में एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है, वही अपने खेत जोते जाते हैं। यानी लेखक ने पूछा चाचा से कि भाई आप बताते हो तो ठीक है, मुझे खेत जाना है, लेकिन मुझे बताइए तो सर के सही कि खेत कहाँ पर आया है। तब उन्होंने बताया कि हमारा खेत जो मेड़ है, मेड़ यानी कि विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखना, जो खेत की जो सीमा होती है बीच की मिट्टी उसकी मेड़ है। जो मेड़ है पूरब का, वहाँ एक गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत के बिल्कुल पास में बाजरा खड़ा है, वही अपने खेत है और तुम खेत वहाँ जाकर जोतो। ये जो लेखक के चाचा है उन्होंने बता दिया लेखक को कि हमारा खेत कहाँ पर है। मैं चल पड़ा। कुवार का महीना था। अभी यानी बताते हैं लेखक कि मैं खेत की ओर चल पड़ा और कुवार यानी कि कुवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। मैं उस समय चला कि जब आसमान में हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जब मैं खेतों की ओर जा रहा था तब देखा कि तो ताड़ और खजूर के जो पेड़ है वो हिल हिल कर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। उन्हें जैसे सिनेमा में देखा था बस उसी तरह का दृश्य उन्हें दिखाई पड़ रहा है। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। अब उन्हें चलते चलते रास्ते में कुआं दिख जाता है। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। जैसे कि सिनेमा में देखा है कि जो हीरोइन है वो कुएं के पास जाती है और पानी भरती है, और जो हीरो है खेत की ओर जाते जाते जिस तरह से हीरोइन से बात करता है, हीरोइन और हीरो एक दूसरे से बात करते हैं, वही बात उन्होंने सोची। मैंने रुककर सीटी बजाई पर कुआं सुनसान था। अब कुआं तो दिखाई दिया पर उन्होंने सीटी बजाई, लेकिन देखा तो कुआं तो बिल्कुल सुनसान था। जिस सिनेमा में देखा था वैसा तो कुछ भी नहीं। किसी के पायल नहीं, जन के न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचोलने का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। यानी लेखक ने जैसा सिनेमा घरों में देखा था, सिनेमा में देखा था कि जो हीरोइन है वो लेखक के लिए खाना लाती है, पानी भरती है, घड़ा फूटता है, हीरो सीटी बजाता है और आंख मिचोलने का खेल खेला जाता है, इसका दृश्य उन्होंने सिनेमा घरों में देखा था। लेकिन वास्तव में जब गाँव में आए तब उन्हें यह सब कुछ दिखाई पड़ा नहीं। तब वह चिंतित हो जाते कि यह सब क्या है। आगे कहते हैं, अब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। अब लेखक खेत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब वहां ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां लेखक को लगा कि वहां पर मेरे खेत होने चाहिए थे, जिस तरह से चाचा ने बताया था। चाचा ने बताया था कि वही गन्ने का खेत है और वही बाजरा खड़ा है। यानी जो लेखक के चाचा थे उन्होंने बताया था कि जो गन्ने का खेत है वही बाजरा खड़ा है और उसके बिल्कुल बगल में हमारा खेत है। मैंने गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जाना था, यानी लेखक को पता नहीं कि गन्ना किस तरह से दिखता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा कि भाई गन्ना तो मुझे पता नहीं, तो चले
कि बाजरे का सहारा लेते हैं। मैं एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं? अब जो लेखक है वह एक मेड़ है, मेड़ के पास जो किसान खड़ा है उसके पास में जाता है और गाना बंद करते हुए पूछता है कि भाई आपका नाम बाजरा तो नहीं है? यहाँ लेखक उससे सवाल पूछते हैं कि भाई आपका नाम बाजरा तो नहीं? अब देखते आगे क्या होता है। यानी अब जो लेखक है वो उस आदमी के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका नाम बाजरा तो नहीं है? यानी यहाँ पर लेखक को अभी पता ही नहीं है कि बाजरा किसे कहते हैं। किसान ने मेरी ओर घूरकर देखा, फिर घबराहट से के साथ पूछा, यह आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। अब जो किसान है वह घबराहट से पूछता है कि भाई ये आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम बाजरा नहीं, लेकिन मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई चरण मुझे बताओ वो बाजरा कौन है? यानी जो रामचरण है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने बताया कि मुझे बताओ रामचरण जी कि भाई जो बाजरा है वो बाजरा कौन है? मेरी बात सुनते रामचरण जोर से हंसने लगा। जो रामचरण है लेखक की बात से जोर से हंसने लगते हैं। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार उसने कहा, ये देखो ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। यानी जो आसपास में जो किसान थे वो काम कर रहे थे, उन्हें बताया, जो रामचरण उन्होंने सबको बुलाया और बताया कि भाई देखो ये जो भैया है बाजरा है उसको एक आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है। यानी लेखक को समझ में आ गया कि मुझसे कुछ तो गलती हो रही, चूक यानी कुछ तो गलती हो रही है। इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, ओ मैं तो हंसी कर रहा था, दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छाह ढूंढ रहा हूँ। यानी लेखक अपनी बात को छिपाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भाई मैं बस यही आपसे मजाक कर रहा था। मैं तो वास्तव में जो बाजरा है उसके जो बाजरे का पेड़ है उसकी छाह देख रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा का खेत है, क्योंकि उस पेड़ के पास में मेरे चाचा का खेत है। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। यानी इस बार तो जो किसान है वो जोर से हंसे क्योंकि लेखक ने बाजरे का पेड़ कहा, क्योंकि बाजरे का पेड़ विद्यार्थी मित्र वास्तव में होता नहीं है। मुझे भाई झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। यानी लेखक को थोड़ी झेप सी लगती है, यानी यहाँ पर उन्हें शर्म आती है कि मुझसे कुछ तो गलती हो रही है, लेकिन इस बात को लेखक ने टालने की कोशिश की। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवा कर मैंने उनका अध्ययन शुरू कर दिया। यानी लेखक को लगा कि भाई मुझे इस तरह से दोबारा मुझसे यह गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने जो कृषि शास्त्र की जो बड़ी बड़ी किताबें वो मंगवाई और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। गाँव से है मैं हताश हो गया था। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने रूप हले पर्दे पर देखा था। यानी उन्हें दुख होता है कि भाई मैंने जो सिनेमा घरों में देखा था वैसा तो गांव में कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। यानी लेखक ने आखिर में एक निष्कर्ष निकाल लिया कि गाँव में आदर्श खेती नहीं होती है। दरअसल जो शहर है उस शहर के अंदर ही आदर्श खेती होती है। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। अब खेती करना है, खेती के लिए तो खाद चाहिए और बीज चाहिए, तो बीज गोदाम भी जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। अब जो बीज गोदाम है वह बीज गोदाम पर गए कि भी चलो खाद ले लेते हैं, बीज ले लेते हैं। लेकिन देखा कि जो बीज गोदाम के कर्मचारी वहाँ शहर गए थे, इसके लिए लेखक भी शहर चले जाते हैं। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जोताई करनी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं। अब अच्छे हल चाहिए क्योंकि जोताई करनी है, लेकिन अच्छे हल तो गांव में नहीं है, इसके लिए शहर में मिलते हैं। इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। यानी जो हल है वो लेने के लिए भी लेखक फिर से शहर पहुंच जाते हैं। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की जरूरत आनी पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। यानी जो नहर है उसमें पानी लेना था, इसलिए जो इंजीनियर है उसकी परमिशन लेनी होती है, हुक्म लेना होता है। वे शहर में रहते इसलिए मैं फिर शहर गया। यानी इंजीनियर से परमिशन लेने के लिए फिर से वहाँ कहाँ चले गए? शहर चले गए। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाई खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा और कीटनाशक दवाई लेने के लिए कीटाणुनाशक दवाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। फिर मुझे कृषि
विभाग के एक कर्मचारी से शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। अब कृषि विभाग के जो कर्मचारी है उसे शिकायत करनी थी, इसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया उतना ही शहर जाने की आवश्यकता पड़ने लगी। यानी जिस तरह से वह खेत की बातों को समझते गए, समस्याओं को समझते गए, उसी तरह उन्हें शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई और उन्हें देखा कि जो भी समस्याओं का समाधान है वह शहर में ही है। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपने कार्डरों की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बूट शर्ट पहनी, बेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए उसे साधना कठिन है। यानी एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया और चचा से बता दिया कि यह जो खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसको करना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वही रहूँगा और वही वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं शहर जाता हूँ और वही वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। चचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप से बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। यहाँ पर जो लेखक के चाचा है वो बहुत ही आसानी से बताते हैं कि भाई जिस तरह से जो खूंटे से छूटी हुई घोड़ी है वह भूसे के ढेर में जाकर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, उसी तरह आप शहर की ओर जा रहे हो। ये एकदम स्वाभाविक बात है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो। यानी यहाँ पर लेखक के चाचा ने बताया कि मैं आदमी को पहचानने में कभी चूक नहीं करता, गलती नहीं करता, लेकिन तुम्हें पहचानने में मुझसे चूक हो गई, इसलिए आप शहर जाओ और खेती वहीं पर करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चचा, चूक आपसे नहीं हुई, पहली चूक तो मुझसे हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझा। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि भाई आपसे नहीं चूक हुई, चूक तो मुझसे हुई है, क्योंकि मैंने बाजरे को पहले क्या समझा, आदमी समझा, और उसके बाद में उसे छायादार पेड़ समझा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर लेखक बताते थे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रिसर्च करूँगा और उसके बाद में प्रयोग कर बताऊँगा कि बाजरे की जो लताएँ है उसमें बड़े और मीठे मीठे फल कैसे आते हैं। यानी यहाँ पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है, क्योंकि अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बाजरे के फल नहीं होता है, बाजरे की लताएँ नहीं होती है और उसको फल नहीं होता है। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उमटते हुए खेत की ओर चले गए। यानी यहाँ पर लेखक और उनके चाचा एकदम प्रसन्नता से एक दूसरे से विदा लेते हैं। लेखक स्टेशन की ओर चले जाते हैं और उनके चाचा बैलों की पूंछ उमटते हुए खेतों की ओर चल जाते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, पहली चूक यह एक व्यंग्य लेख है और यहाँ पर जो शहर में लोग रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि गाँव में जो खेती करना है वह बड़ा ही आसान है। जैसे कि उन्होंने सिनेमा में फिल्मों में देखा है कि हीरो और हीरोइन होती है, नाचते हैं, गाते हैं, पानी का घड़ा फूटता है, अपने आप जो फसल है वो कट्टी जाती है। इन दृश्य को देखकर उन्हें लगता है कि खेती करना बहुत ही आसान है, लेकिन वास्तव में जब वास्तविक जीवन में वह गाँव की ओर लेखक आते हैं और उन्हें पता चलता है कि खेती करना कोई आसान काम नहीं है, तब उन्हें पता चलता है कि जो खेती का कार्य है वह कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है और जो खेती की जो भी अपनी आपूर्तियाँ है, जो चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए जाना है तो वह भी शहर के लिए ही जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो व्यंग्य लेख है, इस व्यंग्य लेख में लेखक ने बताया है कि आप जो सिनेमा घरों में देखते हो कि गाँव के अंदर खेती किस तरह से की जाती है और खेती करना बहुत आसान है, वह बात गलत है। लेकिन वास्तव में जब हमारे जीवन में आता है कि खेती किस तरह से की जाती है तो पता चलता है, तब हमारी जो कल्पनाएं हैं वह टूट जाती है। बस यही बात इस व्यंग्य लेख में बताई गई है। धन्यवाद।